बात उस दिन की है जब देश को आज़ादी मिलती है, 15 अगस्त 1947 को। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली। तो उसको भी खुशी हुई कि भारत को आज़ाद किया है, तो खुशी में वो एक दिन भारत आए। जब भारत आए तो उसके स्वागत के लिए एक कर्मचारी के रूप में एक व्यक्ति चक्रवर्ती को नियुक्त किया। उसने उसकी खूब सारी मेहमान नवाजी भी निभाई। जब पास में बैठे थे ऐसी बातचीत में उन्होंने एक सवाल पूछ लिया। उन्होंने पूछा कि भारत देश की आज़ादी में ये जो आज़ादी आपने दी है, इसके पीछे सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा रोल क्या गांधी जी का रहा? आप हमें ये बताओ, इस आज़ादी के पीछे गांधी जी का कितना रोल है? तो उस एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि भारत को आज़ाद करने के पीछे गांधी जी का बहुत कम रोल है। तो उन्होंने पूछा भाई ऐसा क्यों? तब उन्होंने बताया, हम भी समझे एक चीज को, जब भारत देश आजाद हुआ उससे पहले अंग्रेजों के नियंत्रण में बहुत सारे देश थे। उन देशों में भी आजादी पाई थी, तो वहां पे कोई गांधी जी नहीं था। वहां भी तो देश आजाद हुए ना, वो क्यों हुए? वहां भी कोई रीजन तो होगा। जब भारत में हमने कहा कि उदाहरण ले सकते हैं कि गांधी जी के कारण हमारे देश को आजादी मिली। दूसरे देश जैसे श्रीलंका है, म्यांमार है, वियतनाम है, लाहौस है, कंबोडिया है, ये सारे देश, अनेक प्रकार के देश, अमेरिका भी पहले ब्रिटेन के आधिपत्य में था, वो भी आजाद हुआ। वहां पर तो गांधी जी नहीं थे। फिर बताते हैं, इतिहासकारों में बताया गया है कि पहले जो देश है जैसे श्रीलंका है, म्यांमार है, ये सारे देश अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आजाद हो गए थे। अब भारत की आजादी के पीछे का राज क्या है? शुरू होती है कहानी उड़ीसा के कटक शहर के एक बच्चे की, जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस, जिसके बारे में एटली ने कहा था कि ये वो महान व्यक्ति हैं जिनकी वजह से भारत को आजादी मिली है। अब कहानी क्या है, मैं शुरू करता हूं। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम आप जानते हो, अभी सुनाया भी है बच्चों ने। उनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस और उनकी माता का नाम था प्रभावती दत्त। जब इनका जन्म होता है 9वीं संतान के रूप में, टोटल 7 भाई और 6 बहनें थी इसकी, सुभाष चंद्र बोस की। बचपन की शिक्षा इन्होंने अपने कटक शहर में ही प्राप्त की थी और उसके बाद वो है ग्रेजुएशन, स्नातक की डिग्री के लिए वो कलकत्ता चले गए। इसके पिताजी जो जानकी नाथ जो बोस थे, वो स्पेशली वकील थे, सरकारी वकील थे, वकालत करते थे। तो वो चाहते थे कि जो सुभाष चंद्र बोस है वो आगे अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, इंग्लैंड जाए और अच्छी शिक्षा ले और देश का नाम रोशन करे। इसलिए उन्होंने कलकत्ता भेजा और कलकत्ता में वो जब वहां पे पढ़ाई कर रहे थे तो वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी के रूप में एक शिक्षक था। उस शिक्षक के द्वारा ऐसे प्रताड़ित शब्द यूज किए गए जो सुभाष चंद्र बोस को अच्छे नहीं लगे। जातिवाचक शब्द सूचक के शब्द प्रयोग किए गए। वैसे शब्द सुनने के बाद पहली बार सुभाष चंद्र बोस के दिमाग में आया कि अंग्रेजों को कैसे भी करके इस देश से बाहर निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद घटना क्या होती है, इसके पिताजी जो वकील थे वो इन्हें इंग्लैंड भेजते हैं आगे की शिक्षा के लिए। शिक्षा मतलब आईएएस की तैयारी करने के लिए, बड़ा जो भारत का सबसे बड़ी पोस्ट होती है आईएएस, उसकी तैयारी के लिए इसे इंग्लैंड भेजा जाता है। वहां पे जब तैयारी करता है इंग्लैंड में, तो वहां पर कुछ और हिंदू भाई थे, वो भी तैयारी करते थे। उनके भी दिमाग और मन में, हृदय में बस यही भरते थे कि कैसे भी करके अपने देश को आजादी दिलानी है। आईएएस का तैयारी करने के बाद जब सिलेक्शन होता है, एंट्री होता है, सिलेक्ट होने के बाद 1920 में जब वो आईएएस बनता है, आईएएस बनने के बाद 1921 में उसके मन में माइंड में एक ख्याल आता है कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। तो 1921 में वो जो आईएएस की जॉब है वो छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद वो वापस भारत आते हैं और भारत आने के बाद जो राजनीति के रूप में वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद 1939 में जब जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के तहत उस समय भारत में अथवा जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी चुने जाते हैं। बीच में क्या होता है, गांधी जी और जो सुभाष चंद्र बोस है इनके बीच में मतभेद हो जाता है।
गांधी जी किसी और को उस कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाना चाहता है। सुभाष चंद्र बोस जीत गया था, पर सुभाष चंद्र बोस को पता चला कि गांधी जी मेरे पक्ष में नहीं है, मतभेद हो सकता है, इसलिए वो पद त्याग देते हैं। कुछ घटनाएं बीच में और होती हैं, जैसे 1921 में वो जब आईएएस का पद छोड़ करके पॉलिटी में पढ़ते हैं, तो पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो अंग्रेजों को पता चलता है कि ये वो एक लड़का है जो आने वाले समय में हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए क्या किया अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को 11 बार जेल में डाला। 11वीं बार जब बाहर निकला तो इधर उधर अंग्रेजों में, कंपनियों में ये अफवाह बातें फैलने लगी कि कैसे भी करके सुभाष चंद्र जो बोस है इसको या तो मारना पड़ेगा या इसको गायब करना पड़ेगा, क्योंकि ये आने वाले टाइम में हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। अब ये जो भनक है ये सुभाष चंद्र बोस को पता चल गई। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा अगर मैं हिंदुस्तान में रहा, भारत में रहा, तो मेरी मृत्यु तय है। इसलिए वो यहां से अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए रूस चला जाता है। रूस में जाता है, वहां के लेफ्टिनेंट से मिलते हैं और कहता है कि मुझे जर्मनी जाना है। जर्मनी में उस समय वहां के हिटलर का नाम सुना होगा आपने, हिटलर, तो वहां हिटलर से मिलना था। और हिटलर कहने का मतलब सुभाष चंद्र बोस की एक खासियत थी, जो अपने दुश्मन के दुश्मन है उससे दोस्ती करना, यह सुभाष चंद्र बोस की खासियत है। तो हिटलर जो है वो अंग्रेजों का दुश्मन है, इसलिए सुभाष चंद्र बोस रूस से चले गए कहां, जर्मनी। और जर्मनी के उसमें हिटलर जो थे महान सेनानायक थे, हिटलर से मिलने गए और हिटलर को कहा कि आप अंग्रेजों के दुश्मन हो, इसका मतलब हम भी उनके दुश्मन हैं, तो अर्थात आप हमारे दोस्त हुए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो हिटलर ने कहा बोलो क्या हेल्प चाहिए। तो उसने कहा कि नित्य युद्ध के समय भारतीय जो सैनिक थे वो अंग्रेजों के साथ में आपके प्रति जो युद्ध किया था, और आपने जिन हिंदुओं को अर्थात जो भारतीयों को कैद किया है उनको रिहा करो, मैं अपनी सेना में मिलाना चाहता हूं। हिटलर ने उनको आजाद कर दिया, ठीक है आप ले जाओ उनको। इस तरह से उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से वापस आए जापान में, और जापान से सहायता मांगी। वहां के राष्ट्रपति ने उनकी खूब सहायता की, और राष्ट्रपति ने कहा कि भारत हमारा एक छोटा सा साथी के रूप में एक छोटा भाई है, कैसे भी करके हम अंग्रेजों से इसकी गुलामी को, इसके जो अंग्रेजों ने जो गुलाम बना रखा है, इन गुलामी को, इन जो भारतीयों को जो गुलाम बना रखा है, इस तरह से कैसे भी करके भारतीयों को स्वतंत्र करना है। अंग्रेजों ने अर्थात जो जापान है, जापान ने तन मन धन से कैसे भी करके उन्होंने सोच लिया है कि कैसे भी करके भारत को आजाद करना है। तो उन्होंने सुभाष चंद्र का भी साथ दिया। उसके बाद 1943 में आजाद हिंद फौज नामक एक बड़ा महासंगठन की स्थापना की। उस संगठन में समथिंग 55,000 ऐसे सैनिक को इकट्ठा किया जो भारतीय थी, और भी जापानी बहुत सारे देशों के मिला करके एक बड़ी सेना बनाई 55,000 की। उनका एक ही उद्देश्य था, कैसे भी करके भारत देश को आजाद करना। अब देखो ये जैसे ये स्थापना होती है कमेटी के रूप में, उसके बाद अंग्रेजों को पता चलता है, वो सोचने लगे कि अब ये सुभाष चंद्र बोस काफी टाइम से गायब है, कहां गया। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और भी बहुत सारे नेता, वो सारे सोचने लगे ये सुभाष चंद्र बोस कहां से गया, मतलब कहां गायब हो गया। 1941 से वो गायब हो चुका था। 1941 में वो भारत छोड़ के गया था, जापान गया, रशिया गया, जर्मनी गया, बहुत सारे देशों ने इसकी हेल्प भी की। सुभाष चंद्र बोस जापान ने तन मन धन से कैसे भी करके उन्होंने सोच लिया है कि कैसे भी करके भारत को आजाद करना है। तो उन्होंने सुभाष चंद्र का भी साथ दिया। उसके बाद 1943 में आजाद हिंद फौज नामक एक बड़ा महासंगठन की स्थापना की। उस संगठन में समथिंग 55,000 ऐसे सैनिक को इकट्ठा किया जो भारतीय थी, और भी जापानी बहुत सारे देशों के मिला करके एक बड़ी सेना बनाई 55,000 की। उनका एक ही उद्देश्य था, कैसे भी करके भारत देश को आजाद करना। अब देखो ये जैसे ये स्थापना होती है कमेटी के रूप में, उसके बाद अंग्रेजों को पता चलता है, वो सोचने लगे कि अब ये सुभाष चंद्र बोस काफी टाइम से गायब है, कहां गया। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और भी बहुत सारे नेता, वो सारे सोचने लगे ये सुभाष चंद्र बोस कहां से गया, मतलब कहां गायब हो गया। 1941 से वो गायब हो चुका था।
1941 में वो भारत छोड़ के गया था। जापान गया, रशिया गया, जर्मनी गया, बहुत सारे देशों ने इसकी हेल्प भी की सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस का एक ही मकसद था, वो अपने माँ बाप से ज्यादा इस धरती माँ को प्रेम करते थे। उसका एक ही टारगेट था कि कैसे भी करके, महात्मा गांधी का क्या लक्ष्य था? अहिंसात्मक रूप से देश को आजाद करना, जबकि इस सुभाष चंद्र बोस का लक्ष्य था तन मन धन या साम दाम दंड भेद, चारों प्रकार से किसी भी प्रकार से हो देश को आजादी दिलानी है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। एक दिन वो गए अपने वही बात जापान से, एक दिन उन्होंने भाषण दिया रेडियो में और बोलने लगे कि मैं सुभाष चंद्र बोस, काफी सालों के बाद, अब वो 3-4 साल बाद जैसे ही भारतीयों ने वो भाषण सुना रेडियो में, सारे खुशी के मारे रोने लगे। दीपावली का जैसा माहौल बन गया कि सुभाष चंद्र बोस काफी टाइम के बाद आज आवाज सुनी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि कैसे भी करके हमारे देश को आजादी दिलानी है, हम तत्पर हैं और प्रयास कर रहे हैं, जितना हो सके हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। और भारतीय जो भी सेना में शामिल है अंग्रेजों के, उनको भी यह अनुग्रह किया गया कि आप कैसे भी करके हमारा साथ दे और हम जो भारत को आजाद कराने के रूप में जो रास्ते पे हैं, उस रास्ते पे आप भी हमारा साथ दें। फिर 1944 में जब ये जापान में थे सुभाष चंद्र बोस, जब उन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा देते हुए वो जापान से निकले थे। कुछ जापान के सैनिक थे और कुछ भारतीय थे। वो वहां से जब रवाना हुए, म्यांमार देश है तो पहले भारत का हिस्सा था, वहां से होते हुए जब वो भारत की ओर बढ़े, उस समय जुलाई का महीना था और जुलाई के महीने में क्या हुआ, ज्यादा तूफान आए, ज्यादा बारिश आई और उसी दौरान द्वितीय जो विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी काफी सारी संख्या में जापानी सैनिक भी मारे गए थे। इसलिए जापानी जो सैनिक साथ में आए थे वो वापस चले गए। उन्होंने कहा कि हम नहीं चल सकते क्योंकि बारिश का मौसम है, तूफान चल रहे हैं, हम नहीं चल सकते। अब सुभाष चंद्र बोस सोचने लगा, अब सेना मेरे पास कम है, मैं कैसे युद्ध करूं। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, फिर वो वापस जापान गया, इधर उधर करके फिर सेना इकट्ठी करना चाहा। अब ये जो वापस सेना इकट्ठी करना चाह रहा था, ये सूचना सारी अंग्रेजों को मिल गई, एटली को मिली, उधर जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उन सबको मिली और वो सोचने लगा कि ये जो सुभाष चंद्र बोस है, ये अगर वापस भारत आता है और अगर सेना इकट्ठी करता है तो हमारे ऊपर भारी पड़ सकती है। इसलिए एटली ने कहा था कि गांधी जी से ज्यादा जो भारत को आजाद कराने के प्रति जो सबसे ज्यादा नेतृत्व के रूप में जो पहला नाम आता है वो सुभाष चंद्र बोस का आता है। उनका एक डर था क्योंकि उनका साथ था जापान का, रूस का, जर्मनी का, बहुत सारे देश उसके फेवर में थे, वहां के सेना जो सैनिक थे वो भी इनके फेवर में थे। इसलिए सुभाष चंद्र बोस एकदम शक्तिशाली रूप में पूरी भारतीय में मतलब सभी लोग जानने लगे, चारों तरफ नारों में नारे। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने एक और नारा दिया था, जय हिंद, सुना होगा जय हिंद आपने भी, और हम राष्ट्रगीत गाते उसमें भी जय हिंद का नाम आता है। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने एक वाक्य बोला था। उसके बाद की घटना में आगे कुछ तथ्य हैं जो अभी तक आज तक प्रूफ नहीं हुए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने खूब सारे इधर उधर तथ्य इकट्ठे किए पर उससे हमारे अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई। कुछ घटनाक्रम में बताया गया है कि 18 अगस्त 1945 को एक वाहन घटना में, मतलब हवाई जहाज घटना में जापान में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु होती है, पर अभी तक उसके पुख्ता सबूत नहीं मिले। और कुछ और घटनाएं हुई बाद में आने वाले टाइम में। कहीं कहीं बताया गया कि उत्तर प्रदेश के इस शहर में एक बाबा के रूप में सुभाष चंद्र बोस को देखा गया, 3-4 जगह अलग अलग देखा गया है, पर उनको जब पूछते हैं तो वो बोलते नहीं, छुप कर चले गए, चुपचाप चले गए। इसलिए ये अभी भी तथ्य एक तरह से देखा जाए तो हम रियलिटी नहीं कर सकते कि वो उसी वाहन में दुर्घटनाग्रस्त में रूपी उनकी मृत्यु हुई थी। तो यहां से हम एक चीज समझे, सुभाष चंद्र बोस का इस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महान योगदान था। उन्होंने अपने मां बाप से ज्यादा इस देश को प्रेम किया और देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। देश छोड़ करके विदेशों में घूमने लगे, उनकी अंग्रेजी, उनकी भाषा सीखी और अंग्रेजी में बहुत ज्यादा होशियार थे। जब आईएएस का पेपर दिया तो आईएएस के पेपर में अंग्रेजी में सबसे टॉप रहे और चौथे नंबर के आईएएस बने थे, रैंक के हिसाब से चौथे नंबर में।
इंग्लिश में भी देखो, इंग्लिश में तो अंग्रेज होशियार होते हैं, पर वहां पर भी सुभाष चंद्र बोस ने बाजी मार ली। तो ये है वो सुभाष चंद्र बोस जिनको महात्मा गांधी से भी आगे रखते हैं, क्योंकि उनके जो विचार हैं, उनके जो भाव हैं, और जिनकी वजह से हमारे देश स्वतंत्र हुआ था। इसलिए एटली एकदम सही कहता है कि महात्मा गांधी से ज्यादा अगर योगदान रखे तो सुभाष चंद्र बोस का है।